स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 14वें एपिसोड में। आज डिजाइनिंग की फील्ड में मौजूद करियर पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। एज अ डिजाइनर आप अपने अपनी क्रिएटिविटी को एक मॉनिटरी डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज का यूज चीजों को उनकी एग्जिस्टिंग फॉर्म से बेहतर बनाने में कर सकते हैं। डिजाइन एक हाईली डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें हर दिन क्वालिफाइड पर्सनल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण पचौरी जी जुड़े हैं। सर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के डायरेक्टर हैं। इन्हें बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड्स हासिल हैं। सर को 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मैम, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू पचौरी जी। आपने हमारा आवेदन स्वीकार किया और हमारे जो जॉब सीकर हैं उनको एड्रेस करने के लिए हामी भरी। जो आपका एक्सपीरियंस है डिज़ाइन में, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जॉब सीकर हैं वो उससे लाभान्वित हों। इस प्रोग्राम में मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये आप सब लोगों के लिए हम लेके आए हैं, ताकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, डिफरेंट फील्ड के, उनके एक्सपीरियंस को आप सुने, समझे और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक गुरु का होना जैसा जितना ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में, उतना ही ज़रूरी है कैरियर पाथ बनाने वाले का है। और मैं समझती हूँ कि डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में पचौरी साहब से अच्छा हमें कैरियर पाथ बनाने वाला नहीं मिल सकता। मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने ऐसे 400 मॉडल कैरियर सेंटर अक्रॉस इंडिया स्टेब्लिश किए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर में काम कर रहे हैं और अपने अपने एरिया से जो जॉब सीकर है उनको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनकी मदद कर रहे हैं और उनको उनका बेहतर कैरियर बनाने के लिए उनको गाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो एनसीएस है वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ये जो भारत सरकार की सुविधा है आप लोगों के लिए है, आप सब लोगों के लिए है, उसका लाभ उठाएं। पचौरी जी, मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी कि अब आप हमारे जो जुड़े हुए व्यूअर्स हैं उनको एड्रेस करें और उन्हें बताएं कि वो अपना करियर डिजाइनिंग के फील्ड में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू पचौरी जी। In the 21st century, there is a dimensional change. अब वो डायमेंशनल चेंज ये है कि आइडिया इज मनी नाउ। कहावत ये है कि जो विचार है वो पैसा है, लेकिन पैसे का ये नहीं है। अभी पूरे विश्व में जो नया एक घटनाक्रम चल रहा है वो ये है कि कंपनियां एक दूसरे पर काफी केसेस कर रही हैं और उस केस का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ बतौर पेनाल्टी में एक कंपनी को दूसरी कंपनी को पे करना पड़ता है। मार्केट में जैसे प्रोडक्ट हम दिखाई देखते हैं कि ये मान लीजिए कार है, तो हमको लगता है ये कार फला कंपनी ने बनाई है, लेकिन जब आप उस कार के पार्ट्स को, उसके डिजाइन को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि किसी और का है और जो कंपनी बेच रही है जो रॉयल्टी पे करेगा। जो विश्व का बदल पर देख रहे हैं, इसमें हमें अगर अपना देश बदलना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डिजाइन सेगमेंट है, क्योंकि प्रीवियसली क्या था मैम, जब हम डिजाइन की बात करते थे तो एक आर्किटेक्ट होता था जो घर या बिल्डिंग डिजाइन करता था, एक इंटीरियर डिजाइन होता था जो उसके अंदर का फर्नीचर, अंदर की शोकेसिंग को डिजाइन करता था। फिर हम लैंडस्केप की जब बात करते थे या सिटी प्लानर की जब बात करते थे तो एक आदमी जो है वो सिटी प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग में ही एक्सपर्ट होता था। फिर हम प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते थे तो एक आदमी होता था जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता था, वो प्रोडक्ट्स की डिजाइन के बारे में अवेयर होता था, बाकी उसे कुछ नहीं पता होता था। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट थे मैम जो अलग अलग काम कर रहे थे, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर में थे, चाहे मैकेनिकल से रिलेवेंट सेक्टर्स में थे, पावर जनरेशन सेक्टर में थे। लेकिन अगर विश्व के पूरे परिवेश को एक साथ देखा जाए
तो अभी बदलाव ये है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन पहले की भांति नहीं हो रहा है। अभी साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को बना रहे हैं। अभी मशीनें भी जो हमारी पहले चला करती थी, मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स होती थी, धीरे धीरे हमने उन्हें ऑटोमेट करा और अभी हम उनको सेल्फ गवर्न मोड में लेके जाने वाले हैं, जहां अमेरिका में बैठा एक ऑपरेटर यहाँ हिंदुस्तान में हमारी एक किसी कंपनी में लगी मशीन को चला रहा होगा। तो इन मशीनों से हम जो प्रोडक्शन करते हैं वहां रोल आता है डिजाइन का। जिस डिजाइन में कहीं डिजाइन होके आ सकता है और वो हमारे देश में प्रिंट हो सकता है। तो क्योंकि ये बदलता हुआ एरा है और इन सारी लोगों को कभी एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, इसलिए भारत सरकार ने भी पहल की और देश का पहला AICTE अप्रूव्ड संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, जो सेक्टर 62 नोएडा में है। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ शुरू किया गया उसका मकसद ही ये है कि जितने भी अलग अलग टाइप के डिजाइन्स हैं उनको अलग अलग लोग जो है जो डील करते हैं, उनको कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके, जो हर फैसेट को समझता हो, जो सिविल के बैकग्राउंड को भी समझता हो, जो मैकेनिकल के बैकग्राउंड को समझता हो, जो मेटलर्जी को भी समझता हो, जो आर्किटेक्चर को भी समझता हो, जो अर्बन प्लानिंग को भी समझता हो, जो एरोप्लेन की एवियोनिक्स को भी समझता हो। तो कुल मिलाकर एक फील्ड का निर्माण हुआ जिसको हम आज की तारीख में डिजाइन कहते हैं। और जैसे हमारा संस्थान है, ये बैचलर इन डिजाइन, मास्टर इन डिजाइन और डॉक्टरेट इन डिजाइन प्रोग्राम्स ऑफर करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक और इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च के नाम से, जो लखनऊ में है, जो काफी सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी रन करते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं मैम, इसमें जो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, अगर हम ग्रेजुएट लेवल पर बात करें तो लगभग सारी चीजें उसका पार्ट है। मास्टर्स में हम स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। लेकिन अगर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो एक बच्चा अगर चाहता है तो वो फुटवियर डिजाइन में सर्टिफिकेट ले सकता है, वो अपैरल डिजाइन में सर्टिफिकेट ले सकता है, वो इंटीरियर डिजाइन में ले सकता है, वो प्रोडक्ट डिजाइन में ले सकता है, सेरेमिक डिजाइन में ले सकता है। बहुत सारे एन नंबर ऑफ फीचर्स हैं जिनको वो यूज कर सकता है। जो हमारी खासतौर से ODOP इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो हमारी ग्रोथ रुकी पड़ी है मैडम, वो ग्रोथ रुकने का रीजन ये है कि वो 50 साल से वही टेक्नोलॉजी, वही यूज कर रहे हैं, वही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो ना तो उनके प्रोडक्ट में कोई नया इनोवेशन दिखाई देता है, ना नया रीपर्पस या रीयूज दिखाई देता है, और ना ही उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी नोवेलिटी दिखाई देती है जिसकी वजह से उसकी ग्लोबल डिमांड क्रिएट हो। तो जो हमारी कंपनियां हैं बहुत प्रॉफिट में रन नहीं कर पाती हैं, वो बहुत मीगर अमाउंट के साथ अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही होती हैं, और उनको जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसका कोई ग्लोबली भी बहुत फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो हमारी कंपनियां बना रही हैं उनको रीडिजाइन कराएं और उस जो नया डिजाइन है उस नए डिजाइन का हम डिजाइन कॉपीराइट या डिजाइन पेटेंट हम फाइल करते हैं, तो उसके बाद हम चाहे प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन किसी और को अगर वो प्रोडक्ट बनाना है तो उसे हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। और इस समय जो एरा चल रहा है इसमें बहुत सारी विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे IBM है, गूगल है, सैमसंग है, सोनी है, नोकिया है, ये सारी कंपनियां जितना पैसा प्रोडक्ट बना के कमाती हैं उससे ज्यादा पैसा ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनियों को यूज करने के लिए अलाउ करके कमाती हैं, क्योंकि जो इनका आइडिया है उसको इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, और अगर कोई और उसे यूज करना चाहता है तो या तो उसे रॉयल्टी पे करने के लिए एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, अगर वो बिना परमिशन के करता है तो उसको पेनाल्टी के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में स्यू किया जा सकता है। और काफी विश्व की ऐसी ऐसी कंपनियां रही जो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, वो केवल इसलिए बैंकरप्ट हो गई कि गलती से उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज कर लिया। तो अभी हमारे देश में ये अभी चेंज शुरुआत है। अभी हमारे देश में सब तरफ जो है बात हो रही है कि हम स्टार्टअप इंडिया जो है प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, स्टार्टअप्स को नर्चर कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप्स का जो बेस है वो दो ही शब्दों पर टिका है, एक है नोवेलिटी और एक है इनोवेशन।
तो अगर वो दो चीजें नहीं है तो स्टार्टअप जो है वो बेसिकली स्टार्टअप ना होके वो एसएमईज में आ जाता है। मतलब कंपनी तो रहेगा लेकिन उसको स्टार्टअप का दर्जा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप के दर्जे के लिए गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस लगाई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि वो जिस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को हम धीरे धीरे करके किसी तरीके से इनोवेशन में कन्वर्ट करें। इन रहा था कि हमें अब जो अपना आइडिया है, अगर उस आइडिया का प्रॉपर हम डिजाइन डेवलप कराते हैं और उस डिजाइन को हम पेटेंट के माध्यम से सिक्योर करते हैं, तब हमें जरूरत नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को भी बनाएं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने को सैकड़ों कंपनियां मार। जैसे अभी अपने संस्थान में हमने टॉयज एंड गेम्स डिजाइन का एक सेक्टर चुना है कि हमारे बच्चे काफी सारे नए नए गेम्स डेवलप कर रहे हैं, नए नए टॉयज डेवलप कर रहे हैं और उन टॉयज को हम डिजाइन के मार्फत उसका आईपीआर हम गेन कर रहे हैं। तो कंपनियां हमारे साथ ऑलरेडी तैयार हैं कि आप अपना जो 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 प्रोडक्ट है वो हमें दे दीजिए और उस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे, हम ही बेचेंगे आपको, लेकिन जितना पीसेस बिकेगा उसके हिसाब से रॉयल्टी मिलेगा। तो जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री लगाएं तभी आप प्रॉफिट अर्न करें। अभी बिना इंडस्ट्री लगाए भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, केवल आपको इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके डिजाइन को डेवलप करना है और अपने साथ लाना है डिजाइन आईपीआर की फॉर्म में। अब मैं आगे चलता हूं। तो अभी क्या जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी हम डिजाइन की बात करते थे तो हमारे दिमाग में फौरन पिक्चर बनना शुरू हो जाती थी कि हम या तो प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं या हम बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां आर्किटेक्ट जो है वो डिजाइन करते थे। बहुत हुआ तो फुटवियर डिजाइन या अपरल डिजाइन की बात दिमाग में आती थी। लेकिन अभी मैम स्मार्ट मटेरियल्स का एरा है। द मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उस जो नया स्मार्ट मटेरियल है उसको हम 3D प्रिंटिंग की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंटिंग करने के लिए हमको केवल एक चीज चाहिए जिसे हम डिजाइन कहते हैं। यानी कि डिजाइन जो है अब केवल शेप को डिफाइन नहीं करता है, आज की तारीख में डिजाइन जो है वो फंक्शनैलिटी के लिए भी यूज किया जा रहा है। ऐसी भी कंपनियां हैं जो पूरी की पूरी कार बनाती हैं और वो पूरी कार जो है वो प्रिंट होती है और केवल पूरी कंपनी में 6 आदमी हैं जो पूरी कंपनी को चला रहे हैं। कमाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि फैक्ट्री लगाया जाए, हम बिना फैक्ट्री लगाए भी पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते जो भी आइडिया हमारे दिमाग में है उसका डिजाइन हम डेवलप कराएं। और जो कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप हैं या पुरानी एसएमईज हैं, उनको हम अप्रोच द प्रोटोटाइप एंड द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन आवर डिजाइन, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन वी हैव द कॉपीराइट ऑफ इट। अब डिजाइन की मैं उपयोगिता बता रहा था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आज की तारीख में हम डिजाइन का मतलब ये ना समझें कि केवल प्रोडक्ट बनाने तक सीमित है। अभी जो डिजाइन है उसमें हम ऐसे मटेरियल्स भी यूज कर रहे हैं जो फंक्शनैलिटी मेंटेन करते हैं, स्मार्ट मटेरियल्स। तो हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर हमको प्रोडक्ट में फंक्शनैलिटी क्रिएट करना है, स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन। अभी जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो रहा है कंपनीज में, उसमें डिजाइन किसी एक देश में हो रहा है, वैलिडेशन किसी दूसरे देश में हो रहा है, प्रोडक्शन किसी तीसरे देश में हो रहा है। तो ये सब चीजें जो इंटीग्रेट हो पा रही हैं, ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारे पास डिजाइन सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और जैसे हम भाषा बोलते हैं कि हमने अंग्रेजी में बात किया तो अंग्रेजी सबको एक जैसी समझ आती है, हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी सबको एक जैसी समझ आती है। ऐसे ही अभी डिजाइन है मैम। अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन इज ए लैंग्वेज। पहले हम ड्राफ्टिंग कहते थे, ड्राफ्टिंग में केवल हम एक उस जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको लाइंस की मदद से हम रिप्रेजेंट करते थे। अभी डिजाइन में हम सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जो पार्ट बना रहे हैं उस पार्ट के लिए क्या मटेरियल यूज होगा, उस मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ रहेगी, उसको कैसे हम प्रोसेस करेंगे, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, और उसकी फंक्शनैलिटी कैसे क्रिएट होगी। तो ये जो डिजाइन का फील्ड है अब ये सबको इनवाइट करता है। जैसे कपड़े की बात करें मैम, तो पहले जमाने में जो कपड़े बनते थे उसको पहले कपड़े के थान से कपड़ा काटा जाता था, फिर उसको हम जो है स्टिच करते थे और स्टिच करने के बाद उसको हम यूज करते थे। अभी क्या हो गया है कि वो स्टिचिंग का जमाना भी बहुत जल्दी शायद पूरा हो जाएगा। द रीजन बीइंग वी आर नाउ यूजिंग थर्मल वेल्डिंग फॉर द क्लॉथ्स। और खास तौर से कोविड के दौरान सभी ने देखा
कि जो पीपी किट हुआ करती थी वो पीपी किट में कोई सिलाई नहीं हुआ करती थी। वो पीपी किट जो था वो थर्मल वेल्डिंग से ज्वाइन हुआ होता था। तो अभी कंपनियां जो है कोशिश कर रही हैं कि जो जितनी भी हमको रेडीमेड गारमेंट्स या रेडीमेड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करनी है, बजाय उसमें हम स्टिचिंग करने के अगर हम उसमें वेल्डिंग या जॉइनिंग का दूसरा प्रोसेस यूज कर लेते हैं तो प्रोडक्शन वुड बी वेरी फास्ट, प्रोडक्शन वुड बी वेरी स्मूथ, और उसमें कहीं भी फ्ला नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको ये देखने को ही ना मिले कि कहीं सीविंग मशीन भी होती है। तो ये जो परिवर्तन है ये सभी जो है ये डिजाइन में इन्वॉल्व होता जा रहा है। जो डिजाइन है जिसको हम पहले खाली एक रिप्रेजेंटेशन समझते थे, नाउ इट हैज बिकम ए कंप्लीट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट बिटवीन द पीपल हु आर इन प्रोफेशन। जो हम डिजाइन करते हैं उस डिजाइन का जो 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 फाइल है वो फाइल अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उस फाइल को यहाँ के बजाय किसी भी देश में किसी भी स्थान पर उसको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो जो हमारे साथ अभी युवा जुड़े हैं जो डिजाइन का फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो चाहे तो ड्राफ्टमैन की तरह, जैसे पहले ड्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, आज भी ड्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट है कि जो आइडिया है उसको पहले ड्राइंग में कन्वर्ट करिए, उसके बाद हम उसको सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं, सॉफ्टवेयर में ड्राइंग क्रिएट करते हैं, फिर हम रेंडरिंग का एक प्रोसेस करते हैं जिससे हम 3 डायमेंशनल व्यूज का देख सकें। फिर उसी को हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको DWG जो हमारा जो एक्सटेंशन रहता है, DWG फाइल जो है, उस एक्सटेंशन को हम चेंज करते हैं और .stl फाइल हम इसको कहते हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी इज द प्रोसेस विच वाज यूज्ड फॉर 3D प्रिंटिंग। तो स्टीरियोलिथोग्राफी का ही शॉर्ट वर्जन .stl फाइल हम यूज करते हैं, और .stl फाइल की मदद से किसी भी 3D प्रिंटर पर जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है उस डिजाइन को प्रिंट किया जा सकता है। न केवल प्रिंट किया जा सकता है, उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी को, उसमें प्रयोग होने वाले मटेरियल के अमाउंट को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसेस टाइम है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है that is comparable with the previous days products which were created by using injection molding। अभी जो नए डायमेंशंस जैसे मैंने बताए कि हम न केवल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बल्कि फैब्रिक जैसी इंडस्ट्री, अब फैब्रिक में भी जो वीविंग है, बहुत सारी वीविंग्स हम जो है प्रिंटर्स की मदद से कर रहे हैं। खाली कपड़ों की वीविंग नहीं हो रही है, अभी स्किन का जैसे हमको वीविंग करना है, कोई पेशेंट है जिसका बर्न का केस है और उसका हमको स्किन जो है वो रिप्लेस करना है, तो प्रिंटर की मदद से हम उसका स्किन भी वीव कर सकते हैं। तो हर फील्ड में, चाहे वो बायोलॉजी है चाहे वो केमिकल है, फूड का जैसे मैंने बताया कि जो केक हैं वो केक अब जो है धीरे धीरे करके अब प्रिंट होने लगे हैं, और जो टेस्ट है वो हम अपने हिसाब से वेरी करा सकते हैं। जैसे पहले बहुत टाइम भी लगता था केक बनाने में, और हम अपनी मर्जी से उसको अल्टर नहीं कर सकते थे, और जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता था उसी को हमें यूज़ करना होता था। लेकिन अभी सब चेंज हो जा रहा है क्योंकि हम अपने डिज़ाइन में ही चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जो न्यूली डिज़ाइन प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जो फूड सेक्टर है, जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो भी आज अछूता नहीं है डिज़ाइन से। और जैसे हम बड़े प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे एविएशन इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स का है, लैंडस्केपिंग का है, सिटी का है, तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर डिज़ाइन के लिए हमको बड़ा फोरम चाहिए, और दैट नॉट ओनली कंप्राइजेस ऑफ वन टाइप ऑफ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट पीपल। और ये जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं दे प्ले पिवटल रोल, क्योंकि इनको सभी फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, और कुछ टेक्नोलॉजीज पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। तो उसकी वजह से ये न केवल उसको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं बल्कि उसमें नए जो आइडियाज हैं उनको इन्फ्यूज भी कर पाते हैं। नई इंडस्ट्री और उभर रही है मैम, जिसको हम UI UX कहते हैं, यानी विजुअलाइजेशन। तो जो इंटरफेस डिज़ाइन है, क्योंकि अभी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस काफ़ी एक प्रोमिनेंट सेक्टर हो गया है, तो यहाँ पर भी विजुअल डिज़ाइन जो है बहुत रोल प्ले करता है। अभी जैसे पिक्चर हम लोग देखने जाते हैं तो पिक्चर में VFX डिज़ाइन है,
तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द डिजाइन। जो कैरेक्टर डिजाइन है, जैसे हम कार्टून मूवीज देखते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर डिजाइन होता है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डिजाइन सेगमेंट। बहुत सारे युवा जो है वो क्रेजी होते हैं, दे वांट टू मेक देयर मूवीज, चाहे वो शॉर्ट मूवीज हों या एनिमेशन मूवीज हों, तो उनके लिए भी डिज़ाइन में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अभी तक जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थी वो खाली सॉफ्टवेयर पर फोकस करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे करके जो फोकस है वो चेंज होता जा रहा है। और सॉफ्टवेयर अच्छा होने के साथ साथ ये जरूरी है कि वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, यूज जो व्यक्ति कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल हो। उसके लिए जो इंटरफेस डिज़ाइन है दैट इज द पार्ट ऑफ डिज़ाइन। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी अब काफ़ी सारे जो सेगमेंट हैं वो डिज़ाइनर्स के ही हैं। जैसे वीएफएक्स का मैंने बताया कि एनिमल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग वीएफएक्स टेक्नोलॉजी। और बहुत सारे सीन्स क्रिएट करने के लिए भी वीएफएक्स यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ डिज़ाइन। कार्टून मूवीज़ तो काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, और जो अभी काफ़ी सारी कंपनीज के एड डिज़ाइन होने लगे हैं, वो एड भी आज डिज़ाइनर्स क्रिएट करते हैं which are created by using rendering methodology. So द यूथ जो हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं वो तय कर सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है, मेथोडोलॉजी एक रहती है, अप्रोच एक रहती है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कई बार हमको सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज़ करने होते हैं। इज देयर एनी क्वेरी? सर, एक पार्टिसिपेंट की क्वेरी है। नेहा जी, जी जानना चाहती हैं कि एनिमेशन के लिए क्या कोर्सेज कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना है तो आपको डिज़ाइन का जो बीडेस प्रोग्राम है वही ज्वाइन करना ठीक है। उसकी रीजनिंग ये है कि इट्स ए कंप्लीट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, 4 साल का प्रोग्राम है। अगर आप इस प्रोग्राम में करते हैं तो नॉट ओनली यू लर्न एनिमेशन, यू आल्सो लर्न मैनी थिंग्स विच आर एसोसिएटेड टू इट। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कैरेक्टर डिज़ाइन भी एक मतलब एक सेगमेंट है। अगर आप खाली एनिमेशन में काम करते हैं तो हो सकता है कि 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी आप उसको कर लें। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो केवल एनिमेशन और वीडियोग्राफी में ही सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाती हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलाती हैं। तो अगर केवल एनिमेशन में ही काम करना है मैम, तो उस उन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आप एनिमेशन का कोर्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम 1 या 2 साल का ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैनेजरियल लेवल पर जाना है, सीनियर लेवल पर जाना है या प्रोडक्शन में जाना है, तब ये बेहतर प्रोग्राम ज्वाइन किया जाए। और अगर पहले से बीटेक किया हुआ है, किसी प्रोग्राम में भी बीटेक किया हुआ है या 4 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो डायरेक्टली एमडेस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर एनिमेशन और वीडियोग्राफी का स्पेशलाइजेशन अवेलेबल। एक पार्टिसिपेंट का है, हृदय दास। वो जानना चाहते हैं कि बायोटेक स्टूडेंट्स को बायोटेक का जो डिजाइनिंग का साइड है उसके बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बायोटेक में डिजाइनिंग का क्या स्कोप है। देखिए, बायोटेक में डिजाइन का जो 2 सेगमेंट है, एक है जेनेटिकल मॉडलिंग सेगमेंट। अभी जेनेटिक मॉडलिंग जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि देश में अब अ, चाहे हम चाहें या ना चाहें, बट धीरे धीरे करके हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और थोड़े समय बाद हो सकता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास कोई और अल्टरनेट मेथड भी नहीं रहेगा। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एक इनएविटेबल सॉल्यूशन है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स बनाती हैं, अब उन्होंने मार्केट को अल्टर करना शुरू कर दिया है। अब वो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बना रही हैं कि वो तभी उगेंगे जब आप उसके साथ पर्टिकुलर वीडीसाइड्स यूज करेंगे या पर्टिकुलर खाद यूज करेंगे। तो हमको लग रहा है कि अगर हमें अपने देश को बचाना है तो अपने देश में भी हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स पर ही काम करना पड़ेगा, वरना हम उनको आने से रोक नहीं पाएंगे, अपना हमारे पास कुछ होगा नहीं। तो जो बायोटेक में बच्चे काम कर रहे हैं, दे कैन लर्न वेल हाउ टू डिजाइन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स।
और ऐसे ग्रेन्स डेवलप करें जो हमारे देश की मिट्टी के हिसाब से बने हों, हमारे देश में जो खाद अवेलेबल है उसके हिसाब से बने हों, और किसान जो है उसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो फाइनली प्रोडक्शन होके आएगी उस प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा और मार्केट में उसकी सेल्स प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो अभी ये फील्ड देखने में बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत मतलब एग्रेसिवली लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज से 4-5 साल बाद अगर ये बच्चा जिसने सवाल किया है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन है। इस अगर वो जेनेटिक डिज़ाइन में काम करते हैं तो कल वो ऐसे सीड्स डेवलप कर पाएंगे जो हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको डिज़ाइन कॉपीराइट करा सकते हैं या आईपीआर इनका ले सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। तो अगर आप पेटेंटेड करा लेते हैं तो आपको जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 4 सीट भी अगर डेवलप कर लिए पूरी लाइफ में तो पूरी लाइफ इतना रॉयल्टी आप एंजॉय कर सकते हैं कि शायद बाकी किसी की जरूरत नहीं रहेगी, जॉब की जरूरत ही नहीं रहेगी। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं तो अभी देश में हमारे इंडिया में जो है प्रोसेस फूड को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में भी अब फूड को लेकर लोग वैसे ही क्रेजी हैं जैसे यूरोपियन नेशंस में है या अमेरिका में है। और अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी प्रिंटेड केक्स मिलने लगे हैं, प्रिंटेड चॉकलेट्स मिलने लगी हैं, और जैसे फ्लेवर आप चाहें आप प्रिंट करा सकते हैं। तो नॉट ओनली दैट, बहुत सारे खाने के ऐसे फ्रोजन आइटम्स आपको अवेलेबल होने लगे हैं जो जो प्रिंटेड हैं। तो अभी ये कल्चर हमारे देश में भी आएगा। और अभी ये टाइम है कि अगर आप फूड सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आप उसमें इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और समझने की बात यह है कि देखिए आप जितनी विदेशी कंपनियां हैं, चाहे डोमिनोज है, पिज़्ज़ा है, सबके जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका प्रोसेसिंग कंडीशंस क्या होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, सब बिल्कुल एकदम फिक्स होता है। हमारे देश में अभी ऐसा कल्चर शुरू नहीं हुआ है। तो यू कैन डेवलप योर ओन प्रोडक्ट्स एंड गेट द design copyright or patent for it, so that if some company wants to sell the product which you have developed as a new innovative product in the market, you will get good sums of royalty. तो ये दो मेरे हिसाब से मेन सेक्टर्स हैं। बाकी तो जैसे अभी मैंने बताया कि अभी जो हमारी ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग में अगर किसी को जो है मतलब वीविंग कराना है, उसका जो है क्या कहते हैं स्किन का, तो वो भी प्रिंटर की मदद से हो रहा है। तो जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं वो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी वैक्सीन्स पर भी काफ़ी काम हो रहा है, और वैक्सीन्स भी जो है अब पहले डिजिटली ही डेवलप होते हैं और उसके बाद ही उनको लैब में डेवलप किया जाता है। तो ये जो सिमुलेटेड मॉडल्स हैं उनको आप डिज़ाइन के साथ क्लब करके बहुत सारी स्टडीज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्सप्लोर इन the medicine world, the pharmaceutical world, the genetic food world, or the printed food. So there are lot many options. Either one can be picked, and क्वेश्चन का है वो ये जानना चाहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कोप क्या है। बहुत अच्छा स्कोप है। और सबसे बड़ी वजह क्या है कि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रीडिफाइन हो रहा है। तो जो अभी नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको पता होगा मैम कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल वाटिका जो है एक नया कंसेप्ट आया है। तो इस जो 3 से 4 साल वाले बच्चे हैं उनको स्टेज 1, 4 से 5 स्टेज 2, 5 से 6 स्टेज 3। तो इन बच्चों को क्योंकि खेल खेल में ही हमको बहुत सारी चीज़ें सिखानी हैं, तो ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छा वो है कि मतलब दे कैन एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी देयर। देन जो अब ये क्योंकि ये कल्चर में इन्फ्यूज होगा तो आने वाले टाइम में ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो ग्राफिक्स पर बेस्ड होगा। जो क्योंकि ग्राफिक्स की मदद से हम बहुत सारा जो हमें समझाना होता है या लिटरेचर डेवलप करना होता है वो आप बहुत कम उसमें कर सकते हैं। मतलब एक स्क्रीन में ही आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स इज गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल देयर। देन देयर कम्स जो ग्राफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या फिल्म इंडस्ट्री में। तो बहुत सारी जगहों पर ग्राफिक्स जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं
तो आप एविएशन से रिलेवेंट ग्राफिक्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां आप जो डिज़ाइंस हैं उन डिज़ाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि हमेशा स्कोप होता है ड्रैग कम करने का, लिफ्ट बढ़ाने का, और नए मटेरियल्स जैसे मैंने बताया मार्केट में आ रहे हैं, तो नए मटेरियल्स के अकॉर्डिंग नई सर्फेसिस डिज़ाइन होती हैं, तो आप उस डिज़ाइन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ग्राफिक्स की मदद से। अगर आप ऑटोमोबाइल में बहुत क्रेजी हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्राफिक्स का बहुत यूज़ है, क्योंकि जो जो सबसे पहला जो हम वो देखकर जिसको हम एक्साइट होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन ही होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में क्योंकि जो लोग अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप कर पाते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस का फ्री हैंड स्केचेस के साथ। तो इट्स ए गुड फील्ड टू एक्सप्रेस द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। सो काफ़ी डिमांड है, गूगल जैसी कंपनियां ग्राफिक्स काफ़ी यूज़ करती हैं। तो अगर अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है तो यू कैन फाइंड गुड स्कोप देयर। अभी एक और देश में पॉलिसी आ रही है जो है ना, आ चुकी है बेसिकली, दिसंबर 2022 में एक देश में पॉलिसी आई है, जियो स्पेटियल पॉलिसी। तो जियो स्पेटियल पॉलिसी में भी ग्राफिक इंजीनियर्स का काफ़ी रोल रहने वाला है। और उसकी वजह यह है कि जो भी अभी हम जो स्पेस से देखते हैं वो 5 सेंटीमीटर की क्लैरिटी तक हम देख पाते हैं। तो आने वाले टाइम में जितना भी जो डेटा है, चाहे वो लैंड्स का डेटा है, लोगों का डेटा है, व्हीकल का डेटा है, सभी डेटा जो होगा वो स्पेस से हम एसेस कर रहे होंगे। तो उस समय जो ग्राफिक्स एनालिटिक्स है वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट फील्ड इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पर हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग यूज कर रहे हैं। तो द ग्राफिक्स कैन बी यूज्ड इन दोज डायमेंशंस एज वेल। क्वेश्चन रिंकी जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर आपने आर्किटेक्चर में कोर्स किया हुआ है तो किसी भी आर्किटेक्ट के साथ जुड़ के कर सकते हैं। अगर अभी 12th किया है तो बैचलर इन डिज़ाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर यू कैन लर्न कि इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है, कैसे होता है। तो आर्किटेक्चर में एक सेगमेंट जो है जैसे इंटीरियर डिज़ाइन है, वैसे ही बैचलर इन डिज़ाइन में भी एक सेगमेंट इंटीरियर डिज़ाइन है। और अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है, चाहे आर्किटेक्चर में किया हुआ है या सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो आप मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हो, चाहे वो मास्टर इन डिज़ाइन का कोर्स हो या एमआर कोर्स हो। तो दोनों में से एक कोर्स अगर स्पेशलाइजेशन के लिए कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी आज कंपनीज हैं जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, बहुत सारी एवेन्यूज वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी देश में जो है एक जो नया शिफ्ट आ रहा है वो ये है कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं दे आर ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम डेवलप्ड सिटीज़। तो यहाँ कोई भी बिल्डिंग अब पहले की तरह नहीं बन रही है कि बिल्डिंग बन गई बाद में इंटीरियर डिज़ाइन हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे जो आर्किटेक्ट हैं जब बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो इंटीरियर पहले से ही फोकस में रहता है। तो किसी भी अच्छी आर्किटेक्ट फर्म के साथ करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी डिग्री नहीं लिया है तो दोनों में से कोई एक डिग्री चुन सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली इंटीरियर डिज़ाइन में काम करने का मन है तो आर्किटेक्चर भी चुन सकते हैं और बैचलर इन डिज़ाइन भी चुन सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जयंती जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। और सैलरी का रेंज मैडम बहुत वाइड है। उसकी वजह ये है कि डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप कन्वेंशनल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप निश प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो जैसे अभी मैंने बताया ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में जो है काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, या जैसे सॉफ्ट जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी जो है वो ग्राफिक्स को नए सिरे से, जैसे VFX अभी इन्वॉल्व हुआ है उसमें भी ग्राफिक्स कंटेंट अब काफ़ी यूज़ होने लगा है। तो जहाँ पर निश एरिया है वहाँ पर सैलरी जो है वो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा है। और बेसिकली वो सैलरी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी के प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ जितनी क्रिएटिव रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनर की इनकम है। बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए अब तो ये मैंने जो भी नया बताया मैम जो है इट्स ए गुड एरिया जहाँ वो अपने डिज़ाइंस बनाएं और उनको साथ के साथ ही डिज़ाइन कॉपीराइट के लिए फाइल करते जाएं।
इससे कल वो जब कंपनी में अपनी पोर्टफोलियो प्रेजेंट करें तो देयर इट इज पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजाइंस विल गेट कमर्शियलाइज्ड एंड यू विल गेट रॉयल्टी आउट ऑफ इट। इन जनरल क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम किसी के लिए काम करेंगे। बेहतर ये है कि जिस समय हम पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, उस समय अपने जो डिज़ाइंस हैं, अपने अगर हमने ग्राफिक्स में काम किया है तो हम जो कर्व डेवलप कर रहे हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हम उन कर्व्स को यूज़ करके बनाएं, या हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करके बनाएं जो इंडस्ट्री डायरेक्टली हमसे लेना चाहे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन विकास जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बीटेक स्टूडेंट है जो आगे मास्टर्स परस्यू करना चाहता है तो वो डिजाइन टेक्नोलॉजी में आगे क्या कर सकते हैं? जो बीटेक इंजीनियर्स हैं वो एमडेस यानी कि मास्टर इन डिज़ाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मास्टर इन डिज़ाइन कोर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ अवेलेबल हैं। अगर वो प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो जिस संस्थान में प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स अवेलेबल है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो इर्गोनॉमिकल डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से वहाँ संस्थान चुन सकते हैं। वो अगर विजुअल डिज़ाइंस में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से संस्थान चुन सकते हैं। अगर वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज हिज क्रेजीनेस, क्योंकि अगर वो डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो उनको ये पहले से पता होना चाहिए कि सबसे उस पर्टिकुलर डिज़ाइन सेक्टर में कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हैं, फैशन के लिए जाना चाहते हैं, फुटवियर के लिए जाना चाहते हैं, वो किसी भी सेक्टर को परस्यू कर सकते हैं। तो अगर वो फुटवियर में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फुटवियर के हैं, वो भी एमडेस की डिग्री देते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन में या एर्गोनॉमिकल डिज़ाइन में काम करना चाहते हैं तो जैसे हमारा संस्थान है मास्टर्स इन डिज़ाइन, यहाँ कोर्स चलता है, और उस कोर्स में जो मेन फोकस है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन और एर्गोनॉमिकल डिज़ाइन पर है। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो इट्स ए गुड इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन। कंक्लूडिव में एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक उभरता हुआ फील्ड है अभी, और हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम पिछले रेफरेंसेस के टर्म्स में बात करते हैं, अगर हम कहें कि जी पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितना पैसा मिल रहा है, तो सच्चाई ये है कि अभी लोगों को इस फील्ड के बारे में बहुत जानकारी ही नहीं है। अभी देश में बहुत कम संस्थान हैं जहाँ डिज़ाइन की डिग्री मिलती है, बैचलर इन डिज़ाइन या मास्टर इन डिज़ाइन की डिग्री जहाँ पर मिलती है। तो बहुत प्रीमियम फील्ड है अभी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, वैसे वैसे कंपनियां भी रियलाइज कर रही हैं कि कहाँ पर हमको इनकी ज़रूरत है। तो इन जनरल जो पैकेजेस हैं या तो वो लो हैं बिल्कुल एकदम से, या बहुत हाई हैं। जैसे मैंने बताया ना, क्रिएटिविटी के साथ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी प्रूवन है तो आपको बहुत अच्छा जो है पैकेज ऑफर होता है, और वहीं पर अगर आपकी क्रिएटिविटी प्रूवन नहीं है तो यू आर स्ट्रगलिंग फॉर ए मीगर सैलरी। कोई एवरेज यहाँ पर वो नहीं है। थैंक Ma'am, यू for giving me this opportunity, पचौरी जी। and I hope that the kids would have become aware. लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को डिज़ाइन से रिलेवेंट कोई क्वेरी है तो दे कैन अप्रोच मी एट उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और यू कैन शेयर माई नंबर टू देम, दे कैन हैव डायरेक्टली वर्ड विद मी। थैंक यू पचौरी जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे जो जुड़े हुए लोग थे, जो जॉब सीकर थे, जो काउंसलर्स थे, उनको बताया। एक्चुअली हम इस प्रोग्राम में उन लोगों को भी जोड़ते हैं जो आगे हमारे जॉब सीकर को सर्व कर रहे हैं, जो हमारे जी यंग प्रोफेशनल्स हैं, ताकि हम उनको भी ये गाइडेंस दें, उनको भी ये नॉलेज हो कि किस फील्ड में किस तरह की रिक्वायरमेंट है और वो कैरियर से कैसे हमारे जॉब सीकर का कैरियर पाथ डिजाइन कर सकते हैं। जी सो जितने भी हमारे वाईपीज हैं जो जुड़े हैं, जिन्होंने इस सेशन को लिया है, वो बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और बहुत ही सरल भाषा में जो आपने उनको समझाने की कोशिश करी है, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा आपका। मैं चाहूँगी कि ऐसे सेशन हम और करते रहें, और मैं सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एश्योरेंस देती हूँ कि हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमारा जो एपिसोड है ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और ऐसे ही हम यूट्यूब पे इस तरह की जो लाइव वीडियोस हैं वो डालते रहेंगे, ताकि हमारे जितने जो जॉब सीकर हैं, जितने स्टूडेंट हैं जो अपना करियर अलग फील्ड में बनाना चाहते हैं,
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैरियर पाथ बना सकें, कैरियर चूज कर सकें और उसमें आगे ग्रो कर सकें। थैंक यू पचौरी थैंक जी। यू मैम, मैं थैंक यू। सभी लोग शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो सब लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को सुना, देखा और अपने जीवन में आगे इसको ढालेंगे, आगे लोगों को लाभान्वित करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हम ऐसे ही दूसरे सेशन के साथ में नेक्स्ट वेडनेसडे को दोबारा आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू।